हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन ऐप पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। हमारा राजस्थान जीके का जो पोर्शन चल रहा था उसमें हम 1857 क्रांति पहले कर चुके थे। राजस्थान का एकीकरण चल रहा था। 2 भाग हमारे 1857 क्रांति के आ चुके हैं, 2 भाग हमारे एकीकरण के आ चुके हैं। आज एकीकरण का फाइनल पार्ट है। एकीकरण पूरा होने के बाद हम प्रजामंडल, किसान आंदोलन, इनमें से कोई टॉपिक लेंगे तो उनके बारे में देख लेंगे। अभी कौन सा टॉपिक कल से आएगा, जहाँ तक है प्रजामंडल की क्लास आएगी। नेक्स्ट जब भी क्लास आएगी आपकी, कल या आई थिंक कल ही आएगी, क्योंकि रेगुलर ये क्लास करनी है अपने को। तो एकीकरण के बारे में बातें कर चुके थे। पहले दिन हमने पहले चरण के बारे में बात की थी। कल हमने बाकी के 3 चरण पढ़े थे। तो पहले चरण के बारे में बात, एकीकरण से पहले ही कुछ भूमिकाएं थी। उसके बाद हम पहले चरण के बारे में पूरी बात कर चुके थे। प्रथम चरण के बाद हमने द्वितीय चरण के बारे में, प्रथम चरण में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर मिले थे। कब मिले थे? 18 मार्च 1948 को। कौन बना था, जो पीएम वगैरह वो सब आपको बताए हुए हैं। उसके बाद हमने बात की द्वितीय चरण की, बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और जो अपने कुशलगढ़ जो था। उसके बाद हमने तीसरे चरण की बात की थी। तीसरे चरण में कौन कौन मिले? संयुक्त राजस्थान जिसका नाम था, उसमें राजस्थान संघ द्वितीय चरण वाला, प्लस उसमें मेवाड़ मिला था। और चौथे चरण में जो शेष 3 रियासतें थी, वृहत राजस्थान बना था। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये 4 रियासतें मिल चुकी थी। यहाँ तक की बात हम कल कर चुके थे। अब आज का अपना अगला चरण स्टार्ट होगा, 5वां चरण। हालांकि राजस्थान का मुख्य एकीकरण मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 2 चरणों में पूरा हो चुका था, लेकिन अब 5 जो बाकी के चरण है ना, वो उन्हीं रियासतों को बस आपस में मिला करके पूरा किया जा रहा है। तो अब 5वें चरण की बात कर रहे हैं। पेपर पेन हाथ में ले लीजिए। पीछे वाला आपने अगर रिवाइज़ नहीं किया तो क्लास से होने से पहले, आपको पता है कि लगभग 8:30 बजे क्लास आती है, तो उससे आप 5-10 मिनट पहले, आपको पता है लगभग 8:15 बजे आप बैठ जाया कीजिए। 15-20 मिनट में पहले वाला रिवाइज़ करके और फिर आप क्लास के साथ आगे से आप कंटिन्यू जुड़ जाया करें। ओके। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी पहले लाइक करें। लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि आपकी क्लास आ चुकी है, आ जाओ नेक्स्ट क्लास अपन ले लेते हैं। उसके बाद अगर आपने सब्सक्राइब की नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, बेल आइकन प्रेस कराएं, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं ना क्लास के बीच में किसी प्रकार का, कोई क्लास के बीच में एडवर्टीजमेंट नहीं करता। केवल शुरुआत में एक बार आपको कहता हूँ और एक बार फाइनल कहता हूँ, बस इतनी ही बात करनी है। आपको पसंद आ रहा है तो आप करते चलिए, नहीं पसंद आ रहा तो कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगना चाहिए। 5वें चरण के बारे में बात करते हैं। राजस्थान का देखिए 5वां चरण ऐसा है कि अब 4 चरण पूरे हो चुके थे। सबसे पहले चरण में बना था मत्स्य संघ, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को मिलाकर के। मत्स्य संघ जब बना था उसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर 4 रियासतें थी। उसके बाद बाकी की जो फिर धीरे धीरे रियासतें मिल गई, 19 रियासतें थी टोटल। तो उनको मिला करके आपस में, मतलब कहीं की कोई कम रहेगी, कोई ज़्यादा रहेगी, ऐसे करते 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 4 चरण पूरे हो चुके थे। अब जो मत्स्य संघ अलग था, एक अलग टुकड़ा था, और बाकी का जो वृहत राजस्थान था वो एक अलग था। यानी 2 टुकड़े थे राजस्थान के भी। अभी तो छोटी मोटी रियासतें बची, उनको बाद में देखते हैं, लेकिन ये मुख्य मुख्य 2 भाग थे। तो अब 5वें चरण में क्या किया कि यार इनको 2 भाग क्यों बना रखे हमने, इन दोनों को आपस में क्या कर दें, मर्ज कर दें। तो शंकर देव राय एक समिति थी। कौन सी समिति थी? एक समिति थी शंकर देव राय समिति। शंकर राव देव, शंकर देव राय, शंकर राव देव, कैसा भी नाम, बस इस तरीके याद रखना। शंकर राव देव नाम की एक समिति थी। उस समिति की सिफारिश पर कौन सा चरण बना? 5वां चरण। किस किस को मिला करके? मत्स्य संघ और वृहत राजस्थान। मत्स्य संघ कौन सा चरण था? पहला। और वृहत राजस्थान कौन से बना? चौथे में। यानी 1 और 4 को मिला करके कौन सा बना? 5वां चरण बना था। ठीक है। इस शंकर राव समिति में सदस्य कौन कौन थे? एक तो खुद शंकर राव, एक प्रभुदयाल और एक आर के सिद्धम। बस इनके नाम याद रखना है आपको। इनमें से पूछ लिया कि 5वें चरण में इस समिति में कौन सा शामिल था या कौन सा शामिल नहीं था। तो कौन था? एक तो शंकर राव, एक प्रभुदयाल और एक आर के सिद्धम। तो मत्स्य संघ और वृहत राजस्थान, पहले और चौथे चरण को मिलाकर के कौन सा चरण बनाया गया? 5वां चरण बनाया गया। कब बनाया गया? 15 मई 1949 को। कब बनाया गया? 15 मई 1949 को मनाया गया। ठीक है। मनाया गया, नहीं बनाया गया। इसमें क्या था? इसमें था कि जो संयुक्त राजस्थान था, संयुक्त राजस्थान तो पहले था ही, और सॉरी वृहत राजस्थान था ही, और एक शुरुआत वाला मत्स्य संघ। तो संयुक्त वृहत राजस्थान, एक तो आपस में जोड़ दिया और वृहत राजस्थान को जोड़ा, तो संयुक्त वृहत्तर राजस्थान क्या बन गया इसका नाम? इसका नाम हो गया संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। कब हुआ? 15 मई 1949 को।
देखो, धौलपुर एक ऐसी रियासत थी जो अलवर भरतपुर करौली और धौलपुर वाले थे ना, उसमें अलवर भरतपुर की तो कोई बात ही मत करो, करौली वाले लगभग मिल गए थे। लेकिन धौलपुर एक ऐसी रियासत थी जो अंत समय तक भी किस में मिलना चाहती थी, यूपी में मिलना चाहते थे। यानी जो धौलपुर का शासक है ना, वो कहाँ मिलना चाहता था, वो यूपी में मिलना चाहता था। लेकिन धौलपुर की जनता कहाँ मिलना चाहती थी, वो मिलना चाहती थी राजस्थान में। ठीक है। तो ऐसी कौन सी रियासत है जो अंत समय तक यूपी में मिलना चाहती थी, कौन सी है, धौलपुर। और अब जो मंत्रिमंडल है ना, वो चौथे का चौथे जो चौथे चरण में था ना, वो सेम का सेम ही रहा, क्योंकि इसमें तो कुछ बना ही नहीं, नया तो कुछ बना ही नहीं। जो पहले था ना, वो सब का सब मतलब वैसे का वैसे रह गया। और इसका उद्घाटन जब कुछ कोई नया ही नहीं बना तो क्या उद्घाटन करना। तो मंत्रिमंडल जैसा चौथे चरण में था, चौथे चरण में कौन कौन था मंत्रिमंडल में, कौन कौन था, आप एक बार रिवाइज कीजिए, देखिए, सोचिए दिमाग में। चौथे चरण में राज प्रमुख कौन था, सवाई मानसिंह द्वितीय, कहाँ का था, जयपुर का। महाराज प्रमुख कौन था, भूपाल सिंह, कहाँ का, उदयपुर का। वरिष्ठ उपराज प्रमुख दो थे, भीम सिंह कोटा और हनुमान सिंह जोधपुर। और उसके अलावा जो कनिष्ठ उपराज प्रमुख दो थे, कौन से, बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। और प्रधानमंत्री से कौन थे, हीरालाल शास्त्री। राजधानी कहाँ बनाई थी, जयपुर में। उद्घाटन भी उसका कहाँ हुआ था, जयपुर में हुआ था। ठीक है। वैसा का वैसा ही इसका उद्घाटन तो इसका हुआ ही नहीं, पाँचवें चरण का कोई, क्योंकि जब कुछ नया बना ही नहीं तो किस चीज़ का उद्घाटन करना। तो पाँचवें चरण में कुछ नहीं है, बस इतना है कि पहले और चौथे को मिलाकर के एक नया बना दिया। और धौलपुर एक ऐसी रियासत है जो अंत समय तक यूपी में मिलना चाहती थी। और किसकी, बस ये सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है कि पांचवा चरण जो मत्स्य संघ और वृहत राजस्थान, इन दोनों को मिलाने की सिफारिश कौन सी समिति ने की थी, तो आंसर क्या आएगा, शंकर राव देव समिति ने सिफारिश की थी। और बाकी मंत्रिमंडल सेम चौथे के जैसा ही है। ठीक है, यहाँ तक की बात होती है क्लियर। आगे चलते हैं। अब आगे छठा चरण। देखिए, मैंने कहा था ना कल आपको कि बस 4 चरण तक ही दिक्कत आएगी, आगे कुछ नहीं आपका, आगे कुछ नहीं बचा। अब बात आती है क्या, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उस समय, जो रियासती विधि सचिवालय बना था उसके जो मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और वीपी मेनन उसके कौन थे, सचिव थे। अब सरदार वल्लभ, जहाँ भी कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो, उसमें क्षेत्रवाद आ ही जाता है। तो सिरोही को तो शुरुआत से ही वो गुजरात में शामिल करना चाहते थे। क्यों, क्योंकि जो एक तो उसमें आबू पर्यटन स्थल है, और एक देलवाड़ा जैन मंदिर है, तो दोनों ही अच्छे पर्यटन स्थल थे। जो आबू तो हिल स्टेशन रह गया, और जो देलवाड़ा के जैन मंदिर है वो मतलब ऐसे मंदिर रह गए, तो दोनों के दोनों पर्यटन स्थल थे। अब दोनों पर्यटन स्थल मतलब इनकम की दृष्टि से काफ़ी अच्छे, तो इनकम सोर्सेज के लिए उसने मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा कि इन दोनों को कहाँ शामिल किया जाए, गुजरात में शामिल कर लिया जाए। लेकिन सिरोही की जनता कहाँ मिलना चाहती थी, कहाँ मिलना चाहती थी, राजस्थान में। तो वहाँ पे थे गोकुल भाई भट्ट, कौन थे, गोकुल भाई भट्ट। तो सिरोही ने मतलब आंदोलन किया कि आप एक काम करो, आप है ना, हमें गोकुल भाई भट्ट चाहिए, गोकुल भाई भट्ट के बिना तो हमारा राजस्थान कुछ मान नहीं सकते। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, छठे चरण में जो 26 जनवरी 1950 को छठा चरण बना, कब बना, 26 जनवरी 1950 को, कब बना, 26 जनवरी 1950 को। इसमें क्या किया, आबू और देलवाड़ा इनको छोड़ करके शेष जो सिरोही बची ना, उसको मिला दिया। जो अपने गोकुल भाई भट्ट थे, उनका गांव था हातला, हातला से कुछ गांव था, उस गांव को भी उसमें क्या कर दिया, शामिल कर दिया। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्होंने क्या किया, सिरोही को शामिल कर दिया, लेकिन उसमें से आबू और देलवाड़ा को निकाल दिया। अब अकेले आबू देलवाड़ा को निकालें तो फिर थोड़ा लोग फिर डाउट करें, तो कुछ गाँव इन्होंने साथ में और रख लिए, बाकी शेष सिरोही को इन्होंने शामिल कर दिया। अब इसका नाम क्या हो गया, राजस्थान। यानी संपूर्ण मतलब एक परफेक्ट नाम राजस्थान का कौन से चरण में जाकर गया था, छठे चरण में जाकर गया था। हालांकि राजस्थान का नाम तो दूसरे चरण में आ गया था, संयुक्त राजस्थान, लेकिन एग्जैक्ट नाम कहाँ आया था, एग्जैक्ट नाम कहाँ आया था, राजस्थान छठे चरण में आया था। दूसरे चरण में क्या नाम आया था, दूसरे चरण में नाम आया था राजस्थान संघ, राजस्थान तो वहाँ भी आ गया था। तो आबू देलवाड़ा के अलावा इन्होंने शेष सिरोही को मिला दिया, कब मिलाया, 26 जनवरी 1950 को। अब उस समय तक भारत आज़ाद हो चुका था, और उसमें क्या डिसाइड हो चुका था कि प्रधानमंत्री होगा देश का, मुख्यमंत्री होगा राज्य का। तो प्रधानमंत्री की जगह कौन हो गए, मुख्यमंत्री हो गए। प्रधानमंत्री की जगह कौन हो गए, मुख्यमंत्री हो गए। पहले मुख्यमंत्री, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन, हीरालाल शास्त्री। देखिए, कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, लाइन टू लाइन लिख लीजिए इन चीज़ों को। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री। 3 क्वेश्चन बताऊंगा आपको, तीनों में क्लियर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट बात आएगी कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी कौन थे? हीरालाल शास्त्री। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी कौन थे? हीरालाल शास्त्री। पहले मुख्यमंत्री भी कौन? हीरालाल शास्त्री। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी कौन? हीरालाल शास्त्री। अब लिखिए राजस्थान में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन हुए? टीकाराम पालीवाल। कौन हुए? टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन? हीरालाल शास्त्री। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन? हीरालाल शास्त्री। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन? टीकाराम पालीवाल। ठीक है, अब बात आती है पीएम की जगह सीएम का पद आ गया। अब एक छोटी सी कहानी को समझ लीजिए। प्रथम सीएम कौन बने? पहले सीएम बने अपने हीरालाल शास्त्री, मनोनीत। अब क्या हुआ, हीरालाल शास्त्री को कुछ समय बाद हटाया गया क्योंकि विरोध चल रहा था। कौन कर रहा था? एक जमनालाल बजाज कर रहे थे, सॉरी जो एक तो अपने हाँ मोहनलाल सुखाड़िया वगैरह, और एक जयनारायण व्यास, ये क्या कर रहे थे? उनका बार बार विरोध कर रहे थे। तो प्रथम मुख्यमंत्री तो उनको बना दिया हीरालाल शास्त्री को, लेकिन उन्होंने क्या किया? हटा दिया, मतलब कैसे न कैसे करके हटवा दिया। तो किसको बना दिया? CS वेंकटाचार्य को बना दिया। उसके बाद राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री, आज तक आपने एक के बारे में सुना होगा, लेकिन 3 मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे। CS वेंकटाचार्य क्या बन गए? राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री बन गए। ये बने केवल 4-6 महीनों के लिए, जनवरी से लेकर के अप्रैल तक ही बने थे, लेकिन बने 4 महीनों के, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री दूसरे मनोनीत बन गए थे। एक IAS अधिकारी मुख्यमंत्री बना था। ठीक है, उसके बाद राजस्थान के तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री कौन बने? जयनारायण व्यास। अभी मैं आपको कह रहा था कि मोहनलाल सुखाड़िया और इनमें आपस में बात चल रही थी, सॉरी मोहनलाल सुखाड़िया नहीं, माणिक्यलाल वर्मा। मोहनलाल सुखाड़िया तो बाद में आएंगे। माणिक्यलाल वर्मा और जयनारायण व्यास दोनों ही पहले एक हो गए थे, और एक होकर के किसको? हीरालाल शास्त्री का विरोध कर रहे थे। हीरालाल शास्त्री को हटा करके किसको बना दिया? CS वेंकटाचार्य को। CS वेंकटाचार्य के बाद कौन बन गए? जयनारायण व्यास। अब जयनारायण व्यास बन गए तो जो माणिक्यलाल वर्मा है वो फिर विरोध करने लग गए। तो उसके बाद 1952 में क्या हुए? इलेक्शन। 1952 में इलेक्शन हो गए तो कौन जीत गए? इन्होंने जयनारायण व्यास के खिलाफ किसको खड़ा कर दिया? इन्होंने खड़ा कर दिया टीकाराम पालीवाल को, और टीकाराम पालीवाल से जीत गए। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। 1952 में जब चुनाव हुए, उन चुनावों में किसकी सरकार बनी? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने? टीकाराम पालीवाल। लेकिन वही बात, फिर वही राजनीति खेली और जयनारायण व्यास ने वापस उनको हटा दिया। तो दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने? जयनारायण व्यास। और डिप्टी सीएम किसको बनाया गया? डिप्टी सीएम बनाया टीकाराम पालीवाल को। डिप्टी सीएम किसको बनाया? टीकाराम पालीवाल को। फिर वही आपस में विरोध हो गया, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, जो माणिक्यलाल वर्मा, इनके बीच में। तब राजस्थान के तीसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने? मोहनलाल सुखाड़िया। बहुत ही शानदार करियर रहा इस बंदे का। मोहनलाल सुखाड़िया ने, मतलब जो सुखाड़िया यूनिवर्सिटी चलती है ना, वो इन्हीं के नाम पर है। तो जो मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के तीसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। ये कुछ मतलब मुख्यमंत्रियों की बात थी शुरुआत में। तो बस आपको 3 फैक्ट ध्यान में रखने। कौन से? पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, प्रथम मनोनीत हीरालाल शास्त्री, प्रथम निर्वाचित टीकाराम पालीवाल। ठीक है, ये छठा चरण हमारा हो चुका है। छठे चरण की बातें हो चुकी पूरी। कुछ नहीं किया, बस आबू देलवाड़ा को छोड़ करके शेष सिरोही को शामिल कर दिया। कब किया? 26 जनवरी 1950 को। कब किया इन्होंने? 26 जनवरी 1950 को। आगे चलते हैं। आगे अब 7वां और फाइनल चरण आता है। कौन सा? 7वां और अंतिम चरण, जिसमें पूरा राजस्थान बन गया। इसमें क्या हुआ? अब ये देखिए 1950 के बाद 6 साल तक राजस्थान वेट करता रहा। उस समय तक सरदार वल्लभ भाई पटेल भी निकल लिए। तब फिर क्या हुआ कि उस समय अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश की गई कि बहुत सारे राज्य है ना, आप उनका पुनर्गठन कीजिए, भाषा के आधार पर बनाइए। तो तमिलनाडु प्रथम भाषा के आधार पर बनने वाला था ना, ऐसे ही। तो राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली समिति की सिफारिश पर, तो मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर क्या बना? फजल अली समिति बनी। कौन समिति बनी? इसके मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन कौन थे? फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिकर। कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश हुई, इसके सदस्य कौन कौन थे? फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिकर। कौन थे? KM पणिकर। इन तीनों की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आया। कब आया? 1 नवंबर 1956। भारत आज़ाद हो गया था 1947 को ही। 9 साल बाद राजस्थान का, 9 साल से भी ऊपर टाइम के बाद राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आया था। सोचिए राजस्थान की क्या अहमियत थी उस टाइम। ठीक है ना? तो
राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर से कौन कौन थे? फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पन्नीकर के सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आया। इसमें क्या किया? जो आबू और देलवाड़ा थे ना, आबू और देलवाड़ा, उनको शामिल किया गया राजस्थान में। देखिए राजस्थान तो छठा चरण था, वहाँ तक पूरा हो गया था। उसके अलावा आबू बच गया था, आबू को शामिल कर लिया। देलवाड़ा बच गया, देलवाड़ा को एक जो चिपसिप बची थी, कौन सी? अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर और मेरवाड़ा जो चिपसिप बची थी उसको भी शामिल कर लिया। एक एमपी का एक गांव था सुनेल टप्पा, एमपी का, मध्य प्रदेश का एक गांव था सुनेल टप्पा, उसको तो राजस्थान में शामिल किया गया, एमपी के उस गांव को। और राजस्थान से एक गांव था सिरोंज, राजस्थान का एक गांव था सिरोंज, वो किसको दिया? मध्य प्रदेश को दिया। यानी आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा, सुनेल टप्पा, इनको तो राजस्थान के अंदर शामिल किया गया और सिरोंज को राजस्थान के बाहर मध्य प्रदेश को दिया गया। ठीक है, इनको शामिल करने के बाद फिर क्या हुआ? अब राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आ गया और उस समय सीएम कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। उस समय सीएम कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। अब जो आबू देलवाड़ा है ना, उस आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने की सिफारिश किसने की थी? वो की थी एक मुनि थे, जैन मुनि जिनविजय सूरी। एक जैन मुनि थे, कौन थे? जिनविजय सूरी। उन्होंने इसको किसको, जो आबू था ना, आबू और देलवाड़ा, उनको मिलाने की सिफारिश की थी जिनविजय सूरी, और उनके साथ थे एक दशरथ शर्मा। इन दोनों ने मिला करके मतलब एक सिफारिश की और आबू देलवाड़ा को राजस्थान में शामिल करवाया। ये 7 चरण हमारे पूरे होते हैं। इन 7 चरणों से राजस्थान का एकीकरण क्या हो गया? पूरा। राजस्थान का एकीकरण क्या हो गया? कुछ और फैक्ट देख लेते हैं कि अजमेर मेरवाड़ा जो है ना, अजमेर मेरवाड़ा हरिभाव उपाध्याय ने विरोध किया इसको मिलाने का, कि जो अजमेर मेरवाड़ा है ना उसको राजस्थान में आप मत मिलाओ। उसको मिलाने का विरोध किसने किया? हरिभाव उपाध्याय ने। और फिर जब इसको अजमेर मेरवाड़ा को मिला दिया, अब बात फिर से राजधानी पर अड़ गई। पहले राजधानी कब की, कहाँ की बात आपस में टकराई थी? जोधपुर और जयपुर की, कि जोधपुर को राजधानी बनाया जाए, फिर बोल जयपुर को राजधानी बनाया जाए, वहाँ की बातें। तो वहाँ एक समिति बनी, उसने क्या परिणाम दिया कि जयपुर में एक तो मतलब पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से है और एक दिल्ली से दूरी सी कम है, तो यहाँ पे राजधानी बनाई जाए। अब वही बात, अब बात पड़ी अजमेर की, कि अजमेर, और क्योंकि अजमेर मतलब कब देखो, पृथ्वीराज चौहान से पहले से भी देखिए, तब से जो भी मुगल आए, अंग्रेज़ आए, मराठा आए, जिन्होंने भी राज करने की कोशिश की, किस पे राज करने की कोशिश की? इसी अजमेर पे। सबसे पहले अजमेर, क्योंकि अजमेर हमारे राजस्थान केंद्र में है, इसको राजस्थान का हृदय बोलते हैं ना, राजस्थान का हृदय है, इसीलिए यहाँ पर कि इसके एक माध्यम से हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब राजधानी एकदम सेंटर में होती है तो पूरे स्टेट पर अच्छे से मतलब कब्जा कर सकते हैं, कब्जा क्या शासन कर सकते हैं। तो वापस बात हट गई कि राजस्थान, उसमें राजस्थान की राजधानी जयपुर और अजमेर में से किसको बनाया जाए। तो फिर समिति बनाएगी, पी सत्यनारायण राव समिति बनाएगी। पहले एक और समिति बनाई गई थी, उस समिति का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि राजस्थान और जोधपुर में से जो आपकी एक राजधानी की डिसाइड जयपुर करने के लिए कौन समिति की सिफारिश हुई थी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब उसके बाद अजमेर और राजस्थान में जो अजमेर की और जयपुर, इन दोनों में से किसको राजधानी बनाया जाए, उसके लिए पी सत्यनारायण राव समिति बनी थी। उसमें 3 सदस्य थे, कौन कौन से? पी सत्यनारायण राव, वी विश्वनाथन और बी के गुहा। सत्यनारायण राव एक तो खुद, एक वी विश्वनाथन और एक बी के गुहा, ये 3 थे। इन तीनों ने फिर वही बात की कि अजमेर को राजधानी न बना करके किसको बनाया जाए? जयपुर को बनाया जाए। ठीक है ना। और फिर अब जब अजमेर को राजधानी नहीं बनाया, तो जब उन सब जिलों को कुछ ना कुछ दिया था ना, उदयपुर को कुछ दिया था, बीकानेर को शिक्षा विभाग दिया था, किसी को उदयपुर को खनन विभाग दिया था, तो उसी प्रकार से अजमेर को कौन सा विभाग दे दिया? राजस्व विभाग दिया। और राजस्व विभाग देकर के 26वां जिला बनाया गया। कब बनाया गया? 1 नवंबर 1956 को अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया। कब बनाया गया? 26वां जिला। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31, 32 और 33, ये 7 जिले कब कब और कौन कौन से बने, इनका क्रम विद डेट कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो तो बता दें, जो रेगुलर क्लास मतलब सिर्फ पढ़ने के लिए, नोट्स बनाने के लिए लेते हैं, वो तो कहीं ना कहीं से सर्च करके बनाएंगे। और जिनको नहीं पढ़ना वो क्या ढूंढेंगे, क्योंकि आपकी चीज़ें हैं। तो राजस्थान के जो बाकी के जिले 26वां मैंने बता दिया, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ये 7 जिलों का क्रम, ये कौन सा पहले बना कौन सा बाद में, विद डेट आपको बताने। 1 नवंबर को और क्या हुआ था? अब जैसे 1 नवंबर को क्या हुआ था, उधर छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया था, तो मध्य प्रदेश में से जैसे ही मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ में से अलग किया, कब? 2000 में, जब
2000 की वर्ष थी ना, अभी 2022 चल रहा है, उससे पहले 2000 आई थी। तो उस 2000 में 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। जिस दिन छत्तीसगढ़ अलग हुआ उसी दिन राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन गया था। क्या? राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन गया था। 1 नवंबर 1956 को एकीकरण भी पूरा हुआ था। और 7वां संविधान संशोधन किया गया कि राज प्रमुख का पद आज से समाप्त किया जाता है। राज प्रमुख का पद क्या कर दिया गया? समाप्त किया जाता है। और राज प्रमुख की जगह राज्यपाल यानी गवर्नर का पद लागू किया जाता है। राज प्रमुख का पद समाप्त और राज प्रमुख की जगह किसका पद आएगा? राज्यपाल का पद आएगा। और राजस्थान के प्रथम गवर्नर या पहले राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। कौन? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। 7वां संविधान संशोधन 1956 में आया था, जिसके तहत राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया और राज्यपाल का पद लागू किया गया। और राजस्थान के प्रथम प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। अब आप कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन और बताओगे कि राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख कौन थे? ये आप चाहो तो अभी बता सकते हो, लेकिन फिर भी आपको टाइम दिया, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख कौन थे। इतने क्वेश्चन दिए मैंने आपको, आज 4 क्वेश्चन दिए ना। एक तो वो समिति कौन सी थी, एक जो इतने जिले थे, उसके अलावा एक आपका जो ये गवर्नर, तो मैंने बता दिया आपको अंतिम राज प्रमुख कौन था। ये 3 मैंने क्वेश्चन दिए, वो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। देखते हैं कितने बताते हैं आज। अब जो प्रीपेपर्स दिया जाता है, मतलब पेंशन दी जा रही थी राजाओं को, वो क्या होगी? 26वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। अब इंदिरा गांधी आई ना, इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया? ये प्रीपेपर्स से समाप्त कर दिया। 26वां संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से राजाओं के प्रीपेपर्स क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। इसी के साथ आपका एकीकरण होता है पूरा। क्या होता है आपका एकीकरण? पूरा। राजस्थान के एकीकरण कितने चरण थे? 7 चरण थे। 7 चरणों की हम बात कर चुके हैं। 7 चरणों को अच्छे तरीके से डिटेल से हम समझ चुके हैं। 2 वीडियो इससे पहले हैं, 1 वीडियो है। इनके माध्यम से आप राजस्थान के एकीकरण को पूरा समझ सकते हैं। अब आपका एक छोटी सी मैंने बात की थी कि राजस्थान की जो डेट है, एकीकरण की जो तारीख है ना, उन तारीखों को किस प्रकार से याद करना है, उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा आपके लिए। वो शॉर्ट वीडियो आप फटाफट से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये राजस्थान का एकीकरण होता है आपका पूरा एकीकरण। और पूरे 1857 क्रांति, 1857 क्रांति मैंने पूरी करवा दी है और राजस्थान का एकीकरण मैंने पूरा करवा दिया है। इनके अलावा कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन लगाइए, डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछिए, लेकिन क्लास रेगुलर लीजिए, क्योंकि ये क्लास आपकी डेली आएगी। अब जीके का आपको भी लगने लग गया होगा कि हमारे टॉपिक्स धीरे धीरे हो रहे हैं, तो आप एक क्लास को रेगुलर बिल्कुल अटेंड करना है आपको। ज़्यादा टाइम तो मांग नहीं रहना, आधे लगभग 30-40 मिनट की क्लास आती है, तो 30-40 मिनट की क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। 30-40 मिनट की क्लास की, 20 मिनट का रिविजन किया, पूरा एक टॉपिक फिनिश। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो अब आप वीडियो लाइक कर दीजिए। कमेंट में आपको जो कमेंट दिए वो बताएंगे, और आपको क्लास कैसी लगी वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, मतलब आपने सब्सक्राइब कर लिया है, तो आप अच्छी बात है, उनसे भी करवाएं। और अगर आपने नहीं किया पहले आप करें, फिर उनसे करवाएं। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।